छोटा सा गांव था जहां बेमस नाम का एक सेल्समैन अपनी वैगन लेकर आता है जानवरों की नीलामी करने। वो भीड़ को बताता है कि घोड़े और खच्चर ताकतवर तो होते हैं पर थोड़े बुद्धू होते हैं। फिर वो सबके सामने एक अनोखा जीव लाता है, थॉरीफेंस। ये देखने में थोड़े हाथी और थोड़े घोड़े जैसे लगते हैं, जो चार पैरों पर झुककर चलते हैं। इनके हाथ नहीं, सिर्फ खुर होते हैं। पर इनकी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये बोल सकते हैं और इंसानों की तरह सोच सकते हैं। जब एक नन्हा थॉरीफेंड, जिसका नाम मोज़ली था, अपना नाम बोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। बेमस ने मोज़ली की बोली लगाई और उस नन्हे बच्चे की चीखों के बावजूद उसे एक बेदर्द किसान साइमन को $800 में बेच दिया। मोज़ली की माँ सिर्फ बेबसी से अपने बच्चे को दूर जाते हुए देखती रही। 25 साल बीत गए। मोज़ली अब बड़ा हो चुका था, पर वो आज भी साइमन का गुलाम था। उसका जीवन बहुत कठिन था, पूरा दिन खेत जोतना और बोझ ढोना। पर मोज़ली के पास अब अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। उसका बेटा रू, जो 5 साल का था, और उसकी पत्नी बेरा, जो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। मोज़ली अपनी तकलीफ छुपाकर अपने परिवार के लिए मजबूत बनने की कोशिश करता, क्योंकि साइमन उसे एक जीता जागता जीव नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता था। एक दिन बेमस फिर से साइमन के फार्म पर आता है, एक बूढ़े थॉरीफेंड टर्पिन के साथ। टर्पिन और मोज़ली का परिवार पुराने दोस्त थे। बेमस साइमन को मशवरा देता है कि वो पास वाला बेगर्स फील्ड खरीद ले और रू को बेचने की तैयारी करे, क्योंकि वो अब काम करने लायक हो रहा है। जब मोज़ली साइमन को बताता है कि वो जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं है, तो साइमन गुस्से में उसे बुरी तरह पीटता है और कहता है कि जानवरों को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उनसे पूछा ना जाए। मोज़ली दुख और जिल्लत से भरा अपने शेड में लौट आता है। उसी रात रू अपने पापा को बताता है कि उसने गली में एक पुरानी गुफा ढूंढी है। मोज़ली थका हुआ था, पर बेरा के कहने पर वो रू के साथ चला जाता है। जुगनुओं के पीछे चलते हुए वो एक गहरी खाई में गिरते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा मिलती है। वहां दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें देखकर मोज़ली हैरान रह जाता है। उन तस्वीरों में थॉरीफेंस 2 पैरों पर खड़े थे, उनके हाथ थे और वो संगीत बजा रहे थे। रू पूछता है कि क्या ये सच है? तभी अंधेरे से बूढ़ा टर्पिन निकलता है। टर्पिन उन्हें बताता है कि सदियों पहले थॉरीफेंस की 2 फैमिलीज थी। जब इंसानों ने उन्हें गुलाम बनाना शुरू किया, तो एक परिवार उत्तर की तरफ भाग गया, पर दूसरा यहीं रह गया। सालों की गुलामी और भारी बोझ उठाने की वजह से इनकी पीठ झुक गई, हाथ गायब हो गए और इनके दिमाग ने खुद को जानवर मानना शुरू कर दिया। पर जो उत्तर गए वो अपराइट्स बन गए, आजाद और गर्व से खड़े होने वाले। टर्पिन कहता है कि शायद ये सिर्फ एक कहानी है, ताकि हम अपना दुख सह सकें, पर मोज़ली के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। जब मोज़ली को पता चलता है कि साइमन उसके बेटे रू को बेचने वाला है, तो बेरा का दिल टूट जाता है। वो मोज़ली से कहती है कि सिर्फ अपराइट्स ही उन्हें बचा सकते हैं। अगली सुबह खेत में काम करते वक्त जब मोज़ली का हल टूट जाता है, तो साइमन उस पर पागलपन में चिल्लाने लगता है। उस पल मोज़ली एक बड़ा फैसला लेता है। वो रू से कहता है कि जब तक वो वापस न आए, वो अपनी माँ का ध्यान रखे, और फिर मोज़ली जंगल की तरफ भाग जाता है। साइमन और बेमस उसका पीछा करते हैं, पर मोज़ली उन्हें चकमा देकर गुफाओं में छिप जाता है। साइमन अब एक खतरनाक शिकारी वॉरफील्ड को बुलाता है, ताकि वो मोज़ली को पकड़ सके। मोज़ली गुफाओं में भटक रहा होता है, तभी वो वॉरफील्ड के बिछाए हुए एक जाल में गिर जाता है। पर किस्मत से वहाँ 2 गधे, शैंक और ऑली आ जाते हैं, जिनकी लड़ाई की वजह से मोज़ली को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो एक बड़े वाटरफॉल से नीचे कूद जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक गुफा में होता है। वहाँ जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वहाँ अपराइट्स थे, 2 पैरों पर खड़े, कपड़े पहने हुए और हाथों का इस्तेमाल करने वाले थॉरीफेंस। वहाँ उसे वॉनी, डीवर और बूढ़ा गेलन मिलते हैं। मोज़ली उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है और उनसे मदद मांगता है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने सोचा था कि बाहर की दुनिया में अब कोई थॉरीफेंस नहीं बचा। मोज़ली उन्हें अपनी रानी के पास ले जाने के लिए राजी करता है। रास्ते में वॉनी और डीवर उसे हाथों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, चुटकी बजाना, ताली बजाना और पीठ खुजाना। मोज़ली खुश था कि अब वो आर्मी लेकर जाएगा और अपने परिवार को आजाद कराएगा। लेकिन एक कड़वा सच सामने आता है। वॉनी बताता है कि उनका शहर केनासरेथ एक श्राप की वजह से खत्म हो रहा है। पिछले 100 सालों से वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, सब बूढ़े हो चुके हैं और कोई आर्मी नहीं है। मोज़ली टूट जाता है। तभी रानी उसे बताता है कि जंगल के बीच में एक प्योर ट्री है। अगर मोज़ली उसके फल खा ले तो वो असली अपराइट बन जाएगा और श्राप टूट जाएगा। पर उस पेड़ की हिफाजत एक खतरनाक रूह करती है। इसी बीच साइमन के फार्म पर बेरा ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया, पर बीमस ने बूढ़े टर्पिन को बेच दिया और रू को ले जाने के लिए आ गया।
मोज़ली अब अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो वॉरफील्ड को उस कर्स्ड जंगल में ले जाता है। वहाँ वॉरफील्ड और मोज़ली की भयंकर लड़ाई होती है। वॉरफील्ड ताकतवर था और मोज़ली जख्मी हो चुका था। जब सब खत्म होने वाला होता है, तभी हजारों जुगनू वहाँ आते हैं। वो मोज़ली को उठाकर प्योर ट्री के पास ले जाते हैं। वॉरफील्ड जब पीछा करता है, तो पेड़ की रूह उसे जंगल के अंधेरे में खींच लेती है। जख्मी मोज़ली उस पेड़ का फल खाता है और एक चमत्कार होता है। उसके जख्म भर जाते हैं, उसकी झुकी हुई पीठ सीधी हो जाती है और उसके खुर हाथों में बदल जाते हैं। वो अब 7 फुट ऊंचा एक मजबूत अपराइट बन चुका था। वो वापस साइमन के फार्म पर पहुंचता है ठीक उस वक्त जब रू को वैगन में डाला जा रहा था। साइमन और बीमस एक 2 पैरों पर खड़े थॉरिफिंड को देखकर डर से कांपने लगते हैं। मोज़ली गरज कर कहता है कि वो अपने परिवार को ले जा रहा है। वो बेरा और रू को भी वही फल देता है और पूरा परिवार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। पहली बार मोज़ली ने अपने हाथों से अपने बच्चे और पत्नी को गले लगाया। किनासरत के सभी बुजुर्ग थॉरिफेंस उनका स्वागत करने फार्म पर आते हैं। मोज़ली अपने परिवार को लेकर उस खुफिया शहर चला जाता है। अब वहाँ खुशी का माहौल था, क्योंकि 100 साल बाद वहाँ बच्चे आए थे। शहर फिर से जिंदा हो रहा था। मोज़ली अपने बेटे को वो सब सिखाता है जो उसने सीखा था। मोज़ली को समझ आ गया कि वो कभी भी सिर्फ एक जानवर नहीं था, उसे हमेशा से आजाद रहने के लिए बनाया गया था। और इस तरह जुगनुओं की मदद से एक परिवार ने अपनी पीठ का बोझ उतारकर गर्व से जीना सीखा।